नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे रिपोर्टर लाइव का, जिसमें हमारे तमाम सहयोगी दिन भर की बड़ी खबरों पर देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी दिनकर आनंद ने। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को, एक धार्मिक ग्रंथ को उन्होंने कट्टरपंथ से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। मनुस्मृति के बाद ये समाज को अलग करने का काम कर रही है, उन्होंने बोला। उसके बाद इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई और बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ताओं का लगातार इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। वहीं बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थोड़े दिनों पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को गलत भूमि बताया था। क्या ये संयोग है या वोट बैंक का उद्योग है, ऐसा कहना था जगदानंद सिंह का। फिलहाल जब नीतीश कुमार से इस मुद्दे पे पूछताछ की गई, नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें मामला नहीं पता है और जब उन्हें पता चलेगा तो वो सबको अवगत कराएंगे। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी बातें रही खास, से वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वॉइस ऑफ ग्लोबल का जो है उद्घाटन किया। सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। कहा कि जिस तरीके से सत्र और ग्लोबल विश्व का भारत का जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता है, साथ ही उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो आज विश्व ऑफ वॉइस ग्लोबल को जो है उद्घाटन करा और सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके का ये सौभाग्य भी मेरे पास है कि जिस तरीके से मैंने आज वॉइस ऑफ ग्लोबल का यहाँ पर उद्घाटन किया, लेकिन इससे दूर दूर के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से लोगों की जो काफ़ी यहाँ पर रुचि है कि आखिरकार विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लोबल ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल यहाँ पर बनाया गया, उसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ उद्घाटन कर दिया। और उसमें जो कहा, सबको संबोधित करते हुए कहा कि इस तरीके के लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग जो जुड़ने का कार्य कर रहे हैं और इसमें लोग काफ़ी दूर दूर से लोग जुड़ेंगे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप दुनिया के विभिन्न जगहों पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत के हमेशा ग्लोबल साउथ के अपने भाइयों के साथ अपना विकास संबंधित अनुभवी का साझा किया है। बता दें कि इस समिति के उद्देश्य में एकता की आवाज़, एकता का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले वर्ष युद्ध, संघर्ष, आतंकवादी और तनावों से भरा हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बढ़ती हुई खाद्य और ईंधन की भी कीमतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन अधिकता विश्व चुनौतियों के लिए ग्लोबल साउथ जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसके सबसे अधिक प्रभाव उसी पर पड़ता है जो अनुमान लगाकर मुश्किल स्थिति की स्थिति कब तक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनुमान लगाना मुश्किल है कि विश्व पटल पर छाई अस्थियों की स्थिति कब तक बन रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व ऑफ ग्लोबल का उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ ये कह दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आखिरकार विदेशों की लड़ाई में भी हम लोगों का जो समर्थन यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही समर्थन मिलने की बात यहाँ पर की जा रही थी, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि विदेशों में जो लड़ाइयाँ चलती हैं उसके लिए हम जो एकजुटता रहेंगे और साथ ही इस तरीके की जो समय भारत को विश्व गुरु बनाने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में एक तरफ ठंड है, यानी पारा लुढ़का हुआ है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल सोनिया गांधी पर दिनेश प्रताप सिंह ने एक बयान दिया। उस बयान के बाद अब सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। रायबरेली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रायबरेली का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। आपको बता दें, इस समय राजनेताओं के तीखी जुबानी प्रहार एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी को आखिरी अंग्रेज बताया और उनको भगाने की बात कही थी, जिसको लेकर राजनीतिक पारा गर्म होता जा रहा है। वहीं इसका पलटवार आज कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने के दौरान आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश महासचिव सुशील पासी हैं, उन्होंने जमकर प्रहार किया और उनको कहीं न कहीं बताया कि वो पार्टी को खोखला करने का काम करते हैं। तो हाल में ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने सोनिया गांधी को अपनी मां से तुलना की थी, लेकिन अब उन्हीं पर वो जुबानी हमला कर रहे हैं।
तो इस तरह से लगातार पलटवार किया जा रहा है। अब जुबानी पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अब इसका दौर कहां थमेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से जुबानी प्रहार किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड में जिले का राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। अब इस पे पलटवार किस तरह से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार पलटवार का दौर चल रहा है। अब इस पलटवार का जुबानी हमला कहां थमेगा, किस प्रकार किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर उठाने की मांग की गई, राष्ट्रीय धरोहर की मांग की गई, लेकिन ये मांग सुप्रीम कोर्ट में किसने उठाई, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने की मांग की जा रही थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसकी अगली सुनवाई जो है 6 फरवरी को होगी, तो उसमें जो है राम सेतु को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है इसको आईपीएल दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 6 फरवरी को टाल दी और कहा कि 6 फरवरी को इसकी जो तारीख दी जाएगी तो उस तारीख पे इसको जो ऐलान कर दिया जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को जो है राष्ट्रीय घोषित करने की बात यहाँ पर कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा के बेंच ने कहा है कि इस मामले को तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि फिलहाल संविधान पीठ में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर फरवरी में सुनवाई करेंगी जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में फरवरी को दूसरे हफ्ते की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन नरसिम्हा के बेंच में कहा कि इस मामले को तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि फिलहाल संविधान पीठ की सुनवाई की जा सकती है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जिस तरीके से इसकी जो सुनवाई जो राष्ट्रीय ध्वज को घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में साफ उन्होंने कहा है कि सॉलिसिटर इस मामले की जो सुनवाई है वो करेंगे और साथ ही इसके लिए एफिडेविट भी इकट्ठे किए जाएंगे। 12 दिसंबर तक इसके एफिडेविट करने की जो मांग थी वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज की घोषित करने की बात यहाँ पर की जा रही थी तो उसकी जो डेट है वो टाल दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 6 अगली तारीख जो है फरवरी में इसकी तारीख दे दी गई है। फरवरी के जो 6 फरवरी इसको बताया जाएगा कि 6 फरवरी में जो है इस मामले की सुनवाई की जाएगी। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में एक जीजा ने अपने ही साले को क्यों मारी गोली, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। बाइक सवार जीजा साले में आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद में जीजा ने अपने सगे साला जो कि बाइक चला रहा था को पीछे से अभय तमंचा निकालकर गोली मार दी। दरअसल पूरा मामला थाना हरदुआगंज क्षेत्र के भटौला गांव के पास का है, जहां पर एक जीजा जिसका नाम दुष्यंत है अपने साले सोनू के साथ में कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी अचानक जीजा को शक हुआ कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र जो है वो सोनू ने चुरा लिया है, जिसको लेकर दोनों में आपस में कहासुनी होने लगी और चलती हुई बात पर जीजा ने तमंचा निकाला और तमंचे से पीछे से उसमें 2 गोली मार दी, जिससे जो सोनू घायल हो गया और घायल होकर वहीं गिर गया। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग थे जो खेतों पे काम कर रहे थे मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी सोनू को तलाश जारी की और आरोपी सोनू जो है थोड़ी दूर जाने के बाद में पुलिस को मिल गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं जो घायल है दुष्यंत, गंभीर रूप से जो घायल है दुष्यंत, वह मेडिकल में एडमिट है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस। आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन छापने के आरोप में लगभग 164 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। ये रिकवरी नोटिस आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी की गई है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी पूजा झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए के रिकवरी का नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने ये रिकवरी नोटिस भेजा है और इसमें 10 दिनों के अंदर रिकवरी की जो रकम है वो जमा करने के लिए कहा गया है। और अगर आप पार्टी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका भुगतान नहीं करते हैं तो आप जो मुख्यालय है, आप पार्टी का कार्यालय, उसको सील किया जा सकता है। अगर 10 दिनों में 164 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में आप दफ्तर को सील किया जा सकता है। उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत डीआईपी ने रिकवरी नोटिस जारी किया है उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई है। आपको बता दें 19 दिसंबर को सबसे पहले एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है तो कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। मुख्य सचिव को एलजी ने यह आदेश दिया था। इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी गई है।
पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं विज्ञापन की आड़ में अपना प्रचार करने के आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, जिसके लिए उनको 164 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है और अब 10 दिनों के अंदर उनको 164 करोड़ रुपए की जो रकम है वो जमा करानी होगी और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की प्रॉपर्टी के रूप में आप दफ्तर को सील किया जा सकता है, ऐसे आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे क्या कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ करते हैं या इसके पक्ष में करते हैं। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा झा। उधर हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है और इस सड़क हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। सर्दी के चलते कोहरे ने अपना सितम चालू किया। वहीं आज कार सवार श्रद्धालु चित्रकूट धाम से लौट रहे थे और कार सवार रहने वाले जालौन जिले के हैं, जहां पर ट्रक पर जाकर टकराए हैं और कार सवार कार में आग लगी अचानक और वहीं तीनों लोग जो थे जलकर हो गए हैं खाक। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको जले हुए शवों को बाहर निकालती है। शव निकालने के बाद उनका पीएम के लिए हमीरपुर पोस्टमार्टम हाउस भेजती है। जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। वहीं प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है, लेकिन इस दौरान जालौन में सर्दी की वजह से 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। जालौन में लगातार सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां जालौन में लगातार सर्दी के मौसम में एक घटनाएं घट रही हैं। वहीं ताज़ा मामला जालौन में सर्दी लगने से 2 मासूम सगे बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 मासूम बच्चों की मौत से घर में मातम छा गया है और घर के लोगों में चीख पुकार मच गई है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बा कदौरा में सर्दी के लगने से 2 मासूम सगे बच्चों की मौत के बाद घर के लोगों में चीख पुकार मच गई है। वहीं जहां बच्चों की मौत की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लगातार जहां सर्दी के बढ़ते प्रकोप से जालौन में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, जहां लगातार जालौन में सर्दी के मौसम में मौतें देखने को मिल रही हैं। वहीं ताज़ा मामला जालौन के कदौरा कस्बे का है, जहां कदौरा कस्बे में 2 मासूम सगे बच्चों की सर्दी लगने से मौत हो गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ में एसपी दीपक भूकर का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आपको बता दें, हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से 10,000 का इनामी शाह आलम घायल हुआ है। आपको बता दें, घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि शाह आलम के कब्जे से एक मोटरसाइकिल व एक तमंचा बरामद हुआ है। शाह आलम हापुड़ के ही दोहलाना थाने से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा था और इस पर 10,000 का इनाम घोषित था। अब फिलहाल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस शातिर बदमाश पर हापुड़, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में लूट व डकैती के करीब 2 दर्जन मामले चल रहे थे। फिलहाल पुलिस इसका अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। संभल में दरोगा ने वर्दी को कैसे किया शर्मसार, इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बताते चलें, एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जनपद संभल के जुनाबी थाने का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह एक दरोगा ने जो धारा कम करने के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांगी थी और इसी को लेकर जो है जब दरोगा से बात की गई थी, दरोगा ने कहा कि आपका नाम हम निकाल देंगे, 322 के जो धारा कम कर देंगे और उसी को लेकर जो है आपसे 5,000 रुपये देने होंगे। तो उसने जो है बताया कि जैसे 5,000 मांगे थे तो उसने मना कर दिया, तो फिर भी नहीं माना, कहा कि तुझे हम केस में फंसा देंगे। इसी को लेकर के वो मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम से मिला और एंटी करप्शन टीम ने लखनऊ सूचना करने के बाद में एंटी करप्शन टीम की एक टीम गठित की गई और कल जो है
किसी जो डॉक्टर की दुकान में बुलाया गया और बुलाने के बाद में वहाँ पर बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये की जो रिश्वत दी गई थी। रिश्वत देने के बाद में दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा गया है और वहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि एक 5 दिन पहले भी एक कारीगर को ये गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने एंटी करप्शन टीम ने बताया गया कि जो है एक नंबर अपना नंबर भी छोड़ा था कि किसी को कोई रिश्वत मांगता है अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस अधिकारी तो हमारे लिए इस नंबर पर संपर्क करें। तो एंटी करप्शन की टीम ने जिस तरीके से नंबर दिया था तो उसी नंबर के आधार पर जिस तरीके से युवक पहुंचा और पहुंचने के बाद में एंटी करप्शन टीम को बताया तो एक टीम गठित होने के बाद में लखनऊ से टीम गठित हुई और पहुंचने के बाद में कल एक दरोगा के लिए 5,000 की रिश्वत लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया गया कि किस तरीके से कि जो है 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो वो भटक ने जो रिश्वत लेते पकड़ा तो लिया गया था, उसने छूटने का प्रयास भी किया था। तो एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार करने के बाद में उसे आगे कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। सिद्धार्थनगर में पुलिस गश्त की पोल खुल गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाना क्षेत्र के कस्बे में एक ही रात 2 दुकानों में ताला तोड़कर शटर का नकदी समेत जेवरात चोरी हुई है। वहीं पुलिस की रात गश्त की पोल खोलती नजर आ रही है। इस तरह की चोरी जो कि पुलिस के थाने से महज 50 मीटर की दूरी पे चोरी को अंजाम दिया चोरों ने, जो कि 2 दुकानों का शटर का ताला तोड़ के नकदी समेत और जेवरात की चोरी की है। जबकि पुलिस रात में गश्त भी करती है लेकिन उनकी गश्त की ये पोल खोलती नजर आ रही है ये चोरी, जबकि लगातार ये चोरियां हो रही हैं लेकिन वहां की पुलिस जो है चोरी को रोकने में नाकाम दिख रही है। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। संभल में पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया, लेकिन इस आरोपियों को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया बता रहा है हमारे सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बता रहे हैं पूरा मामला जनपद संभल के बंडेर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक मुलजिम के लिए पेशी पर लाया गया था और जो है बताया जा रहा है कि उसे अमरावती जेल पहुंचाया जा रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने पुलिस को धक्का देकर वहां से फरार हो गया था। उसी को लेकर संभल पुलिस ने बताया कि जिस तरीका से बॉर्डर पर बताया गया कि बॉर्डर पर जो अमरावती बॉर्डर पड़ता है संभल जनपद के बराबर में, तो पुलिस कर्मियों को धक्का देकर वहां से फरार हो गया था। इसी को लेकर दोनों जनपद संभल की पुलिस और अमरावती की पुलिस वहां पहुंची और पहुंचने के बाद देर रात 4 घंटे की मशक्कत के बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो 2 पुलिस वाले हैं उन्हें जो यहाँ के कप्तान है चक्र मिश्रा, उन्हें दोनों पुलिस कर्मचारियों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से मुलजिम के लिए यहाँ पर रिमांड के लिए बुलाया गया था, रिमांड के दौरान मुलजिम जाने के बाद में उसे जो अमरावती जेल पहुंचाया जा रहा था तो रास्ते में उसने कोई बहाना मिलाकर पुलिस से रुकने की बात कही और रुकने के बाद में पुलिस से जब बात हुई तो इस मामले में लेकर पुलिस को चकमा देकर वो आरोपी वहां से फरार हो चुका था। फरार होने के बाद देर रात्रि पुलिस ने बड़ी जो है कॉम्बिंग करने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। हमीरपुर में रूम हीटर की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल सर्दी से बचने के लिए एक मां ने रूम में हीटर जलाया और उसके बाद हीटर जलने की वजह से रजाई में आग लग गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। रात हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव पर, जहां पर एक महिला और उसकी 2 बच्चियां रूम हीटर पे ताप रही थी। तापने के बाद उन्होंने जला हुआ छोड़ दिया रूम हीटर और शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद रूम हीटर पर आग लगती है और वो 2 बच्चियां और उसकी मां सो रही होती हैं। अचानक आग लगने से तीनों लोगों की जलकर मृत्यु हो जाती है। जैसे ही घर वालों को सूचना मिलती है उन्होंने बगल से जो दीवार थी उसको तोड़ा। इसके बाद आग बुझाने पर काबू हुए। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं। जांच के उपरांत वो बच्चियों का शव जला मिलता है। उसकी मां का भी बहुत ही दुर्घटना ऐसी हुई है कि गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और तीनों का शव ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर पीएम हाउस भेजा जाता है और इस मामले की पूरी जांच चल रही है। किस तरह ये अचानक ये हादसा हुआ है, मौके पर पुलिस बल मौजूद है। रुपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर।
बिजनौर में पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच देखने को मिला है। दरअसल ताजा मामला जो सामने आया है वो ये है कि एक हिस्ट्री शीटर हाथ जोड़कर थाने पहुंचा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर शहर कोतवाली में आज उस वक्त एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला जब पूरे परिवार के साथ एक शख्स हाथ जोड़ते हुए थाने के अंदर घुसा और पुलिसकर्मियों से माफ़ी मांगते हुए उसने कहा कि वो बिजनौर शहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही उसने आगे से भविष्य में कोई भी घटना को अंजाम नहीं देने की कसम खाते हुए पुलिस से गुहार लगाई कि पुलिस उसको बख्श दे। शहर कोतवाल नरेंद्र गौड़ ने उससे बारीकी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम शावेज बताया, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के टिक्कोपुर का रहने वाला है। उसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा चोरी के केस दर्ज हैं और बिजनौर शहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। शहर कोतवाल ने सबके पुलिसकर्मियों के सामने आरोपी को कसम खिलाई कि वो भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करेगा। आरोपी ने कसम खाते हुए कहा कि अब वो भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा और शहर कोतवाल ने उसे हर बुधवार को थाने के अंदर हाजिरी लगाने की हिदायत दी। साथ ही भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करने की हिदायत देते हुए उसे चेताया कि अगर भविष्य में उसने कोई अपराध किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से कैमरामैन आरिफ के साथ जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। ठंड का कहर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस दौरान ठंड के कहर की वजह से घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों में इजाफा भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन में क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। जालौन में तेज घने कोहरे का असर साफ देखा गया है, जहां आज तड़के सुबह घने कोहरे के चलते एक के बाद एक 7 गाड़ियां आपस में जा टकरानी है, जिससे गाड़ियों के आपस में टकराने से कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों में भगदड़ मच गई है। वहीं हादसे की सूचना राहगीरों के द्वारा PRB 112 पुलिस को दी गई थी। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची PRB पुलिस भी उस हादसे का शिकार हो गई है, जहां PRB पुलिस की गाड़ी भी घने कोहरे के चलते हादसे के शिकार में क्षतिग्रस्त हो गई है तथा PRB पुलिस के जवान भी बाल बाल बच गए हैं। वहीं हादसे की सूचना जैसे ही कालपी DSP व अपर SP असीम चौधरी को लगी तो तत्काल मौके पर पहुंचे दोनों आला अधिकारियों के द्वारा आटा थाना पुलिस की मदद से कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के चलते हुए हादसे के शिकार करीब आधा दर्जन से अधिक घायल लोगों को NHI एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हाईवे पर हुए इस घने कोहरे के चलते सड़क हादसे में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है तथा वहीं पुलिस जवानों के द्वारा कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के चलते हुए उस हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटवा दिया गया है और हाईवे पर यातायात पुनः की तरह सुचारू रूप से शुरू करा दिया गया है। वहीं जहां घने कोहरे के चलते लगातार सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में आला अधिकारियों के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, जहां लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग सड़क पर चलते समय कोहरे में अपनी गाड़ियों की लाइट व हेडलाइट चुस्त दुरुस्त रखें, जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ियों को उनका संकेत मिल सके। वहीं आज तेज घने कोहरे के चलते जालौन के आटा थाना क्षेत्र के कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित संकट मोचन मंदिर पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक के बाद एक 7 गाड़ियां आपस में टकरानी है। उस हादसे का शिकार डायल 112 पुलिस PRB की गाड़ी भी बनी हुई है। वहीं हादसे में घायल सभी लोगों को उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। उधर बुलंदशहर में एक अपहृत बच्ची को लेकर के क्या कुछ ताजा मामला है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई किशोरी की बरामदगी को लेकर गुलाटी थाना पुलिस में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि 6 जनवरी को एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। परिवार के लोग अपहरण की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं परिवार के लोग बरामदगी की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, मगर लड़की की बरामदगी नहीं हुई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन अब गायब हुई
लड़की की बरामदगी के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं थाना गुलाटी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द से जल्द इस मामले में किशोरी जो गायब हुई है उसकी बरामदगी कर ली जाएगी और 3 टीम इस मामले में लगी हुई हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।